हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त में पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हो। तो आज की क्लास टीचर, आज की क्लास में क्या पढ़े? तो आज की क्लास में जो है बायोलॉजी पढ़ाएंगे। बायोलॉजी में कौन सा टॉपिक पढ़ाएं? तो बायोलॉजी में जो है आप लोगों को लघु बीजाणु धानी का विकास पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आप कोई बच्चा बोल रहा है कि सर लघु बीजाणु धानी का लघु बीजाणु धानी किसे कहते हैं? तो आप लोग को पहले क्लास में बताए थे कि परागकोश को ये लोग क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक है, उसको बताए थे दुपालन के, उसको लघु के परागकोश को दो भाग में बांटा गया है, जिसको बोलते हैं दो पालिक। ठीक है, दो पालिक में बांटा गया था और उसको दो पालिक यानी कि प्रत्येक कक्ष को जो है दो दो भागों में बांटा गया। उसका जो है यानी कि परागकोश के कितने चार कक्ष होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? चार कक्ष होते हैं, ये बता देते हैं। तो यार हम लोग जानते हैं कि लघु बीजाणु धानी का विकास यानी परागकोश का विकास कैसे होता है, यानी कि परागकोश का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना है, क्या लिखना है कि लघु बीजाणु धानी का विकास प्रारंभ में अविभेदित सजातीय कोशिकाओं के समूह जो अधिचर्म द्वारा होता है। फिर लिखना है कि लघु बीजाणु धानी की संरचना प्रारूपी दुपालित परागकोश के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने पर यह पता चला कि जो लघु बीजाणु धानी की संरचना में दो भाग होते हैं। लघु बीजाणु धानी की संरचना में कितने भाग होते हैं? तो दो भाग होते हैं। एक होता है लघु बीजाणु की भित्तियां और दूसरा क्या होता है? बीजाणु जनन का ऊतक। फिर देखिए लघु बीजाणु धानी में निम्न चार भित्तियां होती है। इसके अलावा भी लघु बीजाणु धानी में कितने चार भित्तियां होती है। एक होता है सबसे पहले अधिचर्म, जिसको बोलते हैं बाह्यत्वचा। फिर दूसरा क्या है? एंडोथीसियम। फिर तीसरा क्या है? मध्य परत। और चौथा क्या है? टेपिटम। ठीक है, अब फिर देखिए लिखा है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो है अधिचर्म, अधिचर्म को जो है क्या अधिचर्म किसे कहते हैं या फिर बाह्यत्वचा किसे कहते हैं, या फिर इसमें जो है इसमें क्या क्या चीज पाया जाता है? तो यह लघु बीजाणु धानी की सबसे बाहरी परत होती है। जो अधिचर्म है यह लघु बीजाणु धानी की सबसे बाहरी परत होती है। क्या? तो सबसे बाहरी परत होती है। यह पतली एकल सुरक्षात्मक कवक के रूप में होता है और इस पतली रूप से जो है सुरक्षात्मक के रूप में क्या होता है? कवक के रूप में होता है। ठीक है, तो आप लोग को समझना है कि ये जो दिख रहा है ये परागकोश है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसी का बात हो रहा है कि इसमें जो है ये दो कक्षों में बांटा रहता है, ये भी दो कक्षों में बांटा रहता है। इसको चार कक्षों में आन के पूरा निकालने पर चार कक्ष का निर्माण होता है। कितने? चार कक्ष का निर्माण होता है। जो सबसे पहले रहता है उसको बोलते हैं अधिचर्म। फिर जो दूसरी इसमें दूसरा पाया जाता है इसको बोलते हैं, तो आप लोग को बता रहे थे जो है जो पहला पाया जाता है इसको बोलते हैं अधिचर्म या फिर बाह्यत्वचा, और जो दूसरा पाया जाता है इसमें सो बोलते हैं मध्य परत। क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। जो तीसरा पाया जाता है जिसको बोलते हैं मध्य परत, और इसी में जो है एक और पाया जाता है जिसको बोलते हैं टेपिटम। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर जो है आप लोगों को लिख के बता रहे, पहले आप लोग नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए आप लोग को बता रहे थे अन्य की अधिचर्म या फिर बाह्यत्वचा, उसको बता दिए। अब देखिए दूसरा क्या? दूसरा बचा था जो है एंडोथीसियम। क्या बचा था? एंडोथीसियम। तो आप लोग जानते हैं कि जो है एंडोथीसियम किसे कहते हैं और ये किरान की कौन से परत कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें जो है एंडोथीसियम, ठीक है, जिसको बोलते हैं एंडोथीसियम, इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो याद रखना कि यह अधिचर्म के नीचे स्थित होती है, यानी कि ये जो अवस्था है ये क्या होती है? अधिचर्म के नीचे स्थित होती है। यह मोटी एकल कोशिकीय परत होती है। अरे थोड़ा जो है मोटा अंक लिखा है, यह मोटी एकल कोशिकीय परत होती है। और फिर ये क्या होता है? अंक मोटी एकल कोशिकीय परत होती है। इसे रेशेदार ऊतक भी कहा जाता है, और कभी कभी जो है एंडोथीसियम को रेशेदार ऊतक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रेशेदार ऊतक लिखा है अल्फा सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो अल्फा सेल्यूलोज पाया जाता है, इसलिए इसको रेशेदार ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है, किसको पूछेगा क्वेश्चन में कि ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछ सकता है कि अल्फा सेल्यूलोज पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है? तो एंडोथीसियम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एंडोथीसियम में। अब फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हो ऑब्जेक्टिव में कि लघु बीजाणु की बाहरी परत कहलाती है, तो बाहरी परत क्या कहलाती है? अधिचर्म या फिर जो है बाह्यत्वचा। लघु बीजाणु की बाहरी परत क्या कहलाती है? अधिचर्म या फिर बाह्यत्वचा। अधिचर्म के नीचे स्थित परत कहलाती है, तो क्या कहलाती है? एंडोथीसियम कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडोथीसियम। अधिचर्म के नीचे, अधिचर्म के जो नीचे रहता है वो क्या पाया जाता है? तो एंडोथीसियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंडोथीसियम पाया जाता है। अब नोट में लिखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एंडोथीसियम में अल्फा सेल्यूलोज के जमाव के कारण, जब यानी जो है एंडोथीसियम में अल्फा सेल्यूलोज जब ज्यादा जमाव होता है तो उसके कारण क्या होता है? वह आर्द्रता ग्राही होती है, यानी जो लघु बीजाणु है वो क्या होता है? आर्द्रता या फिर जो परागकोश वो क्या होता है? आर्द्रता ग्राही होती है। अतः शुष्कन या फिर नमी के अभाव के कारण, या फिर उसमें जो शुष्कन या फिर नमी के अभाव के कारण क्या होता है? इसमें एक खिंचाव या फिर तनाव से परागकणों का स्फुटन में सहायक होता है। जैसे खिंचाव या फिर तनाव आएगा तो जो परागकोश
उसमें जो रहता है परागकण, ठीक है, वो जैसे परागकोश फूटेगा तो उसमें परागकण का क्या होता है, प्रस्फुटन में सहायता होता है, ठीक है। अब फिर जो परागकण निकल करके उड़ने लगता है। अब लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि एंडोसिस्टम का जो है मुख्य कार्य क्या होता है, तो मुख्य कार्य जो है परागकणों के स्फुटन में सहायक करना। क्या होता है, परागकणों के स्फुटन में सहायक करना, ये एंडोसिस्टम का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। अगर आपने आप लोगों को समझ में आया होता, आप लोग जो चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अगर लाइक नहीं तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, और अगले क्लास में क्या बताएंगे, तो अगले क्लास में जो है जैसे इसका जो तीसरा स्तर होता है, ठीक है, उसका तीसरा स्तर बताएंगे, फिर जो है लास्ट में चौथा स्तर जो टेपिटम है उसको भी बताने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतने रहने थे, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।